हेलो अच्छा पार्टी, कैसे हो आप लोग? और आप लोगों का पेपर है। अब आपको लोगों का पेपर बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है कि फटाफट से आप इस वीडियो के थ्रू रिवाइज कर लें सारे फॉर्मूले। ये किस तरीके से हम लोगों के जो फॉर्मूले हैं हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर नंबर 1 है रेशनल नंबर, इसमें जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि दो परमे संख्याओं के बीच आप परमे संख्या कैसे निकालोगे। उसमें बच्चों के कमेंट भी बहुत आते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक परमे संख्या ए है और एक दूसरी परमे संख्या बी है, तो आपको इसके बीच में परमे संख्या निकालनी है। उसका फॉर्मूला होता है a+b/2। ठीक है। ये आपके पास दो कोई भी रेशनल नंबर्स हैं, उसके बीच में अगर आपको रेशनल नंबर्स निकालना है तो ये आपका इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अगर अभी ये क्वेश्चन आता है कि ए और बी कोई दो परमे संख्या है, उसके बीच में कितनी परमे संख्याएं हो सकती हैं, तो अनंत हो सकती है। कितनी हो सकती है? अनंत हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। ठीक। अब आते हैं बॉड मास के कॉन्सेप्ट में। बॉड मास का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है आपके ब्रैकेट को। ब्रैकेट थ्री टाइप के होते हैं: छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। जैसे स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस और सॉरी सर्कुलर ब्रैकेट हो गया है सबसे छोटा वाला, फिर मझला, कर्ली ब्रेसेस बोलते हो, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट। जब इसे सॉल्व करा जाता है तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर दूसरे नंबर पे इसको सॉल्व किया जाता है और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है का। डी का मतलब होता है डिवीजन। एम मतलब मल्टीप्लीकेशन। ए मतलब एडिशन और एस मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो इस तरीके से बॉड मास के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। नेक्स्ट, वर्ग और वर्गमूल। देखिए, आप लोगों ने बहुत सारे गेस्ट पेपर अटेंड करे होंगे, बहुत सारी शॉर्ट वीडियो देखी होंगी, स्क्वायर स्क्वायर रूट के मैराथन में भी आप लोगों ने देखी होंगी। और मेरी एक मैराथन है, आप उसको भी देखिएगा जाके, वहाँ पे प्रॉपर सारे मेथड्स बताए गए। इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और बच्चे उसमें कंफ्यूज भी होते हैं। इसके मध्य कितनी प्राकृतिक संख्या हम कैसे निकालें? तो देखो, यहाँ पे आपसे पूछा है 44 का स्क्वायर और 43 के स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या होंगी। तो देखो, इसको m मान लो, इसको n मान लो, यानी जो बड़ी संख्या उसको जैसे आपने m माना, तो यहाँ पे अभी क्या हो गया, m ग्रेटर देन n हो गया, तो इसका फॉर्मूला होता है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा एम प्लस एन, एम माइनस एन माइनस 1। अब एम प्लस एन यानी 44 प्लस 43। एम माइनस एन क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे एम माइनस एन यानी 44 माइनस 43, और ये हो जाएगा माइनस का 1। 437, 4 4 8 87 और फिर माइनस 1, 86 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लो वो आपसे ये कह सकता है 74 का स्क्वायर और 75 के स्क्वायर के बीच में कितनी आपकी प्राकृतिक संख्या है। इसी कॉन्सेप्ट से जो आपका लास्ट नंबर होगा उसके साथ आप फॉर्मूला लगाओगे, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम मानोगे 75 को, एन मानोगे 74 को। नेक्स्ट, घन और घनमूल में भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सारे पता है, सारे शॉर्ट वीडियो मैराथन में करा रखे हैं। और चाहे स्क्वायर और स्क्वायर रूट की बात हो, चाहे क्यूब और क्यूब रूट की बात हो, आपको 1 से लेकर 20 तक के प्रॉपर आपको सारे स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। 1 से 20 तक के आपको क्यूब याद होने चाहिए, जो कि आपके क्वेश्चन को बहुत आसानी से कंप्लीट कराएंगे। एक बच्चे का डाउट था, तो आप लोगों के भी काफी डाउट थे रेशनलाइजेशन को लेकर कि परमेकरण क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। रेशनलाइजेशन यानी परमेकरण में क्या होगा कि जो आपका डिनोमिनेटर होता है ना, उसमें से हमें रूट वाला होता है उसे हटाना होता है। तो उसको आप कैसे हटा सकते हो? जैसे ये √7 - 2 अपॉन में √7 + 2 है, तो इसके अपोजिट साइड से जो डिनोमिनेटर में है, इसके अपोजिट साइड से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करो, यानी √7 - 2, √7 - 2। अब ऊपर आपका हो गया न्यूमरेटर में √7 - 2 का होल स्क्वायर, और नीचे आपका हो गया √7 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये आपका अगर आप ध्यान से देखो तो a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्मेट में बन गया। ठीक है भाई। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर लगाओगे तो √7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -2ab यानी 2 × 2 × √7 अपॉन में √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है भाई। √7 का स्क्वायर 7, 2 का 4, माइनस 2 दूनी 4 √7 अपॉन में 7 में से 4 गया 3। तो आपके पास बचा वैल्यू आ गई 11 माइनस 4 √7/3। अगर आपसे सिर्फ इसको सॉल्व करवाता तो आप ये आंसर कर देते, बट आपको इसके इक्वल में दिया गया है क्या? a√7 + b, मतलब जो आपके पास वैल्यू आई है 11 माइनस 4 √7/3, उसके इक्वल में आपको दिया गया है a√7 + b। तो आप क्या करो, इसको ब्रेक कर लो 11/3 -4/3 √7 में। अब आप कंपेयर कर दो, a√7 बराबर -4/3 √7, √7 से √7 कैंसिल, तो a की वैल्यू आ जाएगी -4/3। तो मैंने आपको बता दिया, रेशनलाइजेशन से पूछा जाए तो भी आप कर सकते हो। अगर उसके इक्वल में कोई वैल्यू दी है, ए और बी के आपसे मान निकालने को बोलेगा, तो भी आप यहाँ से कर सकते हो। ए की कंपेयर कर ली रूट वाले की रूट से, बी की कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, बी की कंपेयर इससे करोगे, यानी अगर आपसे बी के लिए पूछा जाता तो आप बताते 11/3 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट,
एक्सपोनेंशियल पावर्स के बहुत सारे फॉर्मूले लेते हैं, वो आप एक बार देख लीजिए। जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली, तो ये ए को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितने टाइम कर रहे हैं, 8 टाइम्स कर रहे हैं, तो फिर हमारा हो जाएगा ए की पावर 8। ऐसे ही ए को हम n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी को भी n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए की पावर n बी की पावर n, जिसे हम एक साथ लिख सकते हैं ए अपॉन बी की पावर n। यहाँ पे देखो बेस अगर इक्वल है आपके ए अपॉन बी, तो क्या होगी, पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, बेस इक्वल है और डिवीजन हो रहा है तो आपकी पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। ए अपॉन बी की पावर m होल की पावर n है, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे m इंटू एन के फॉर्मेट में। ए अपॉन बी की पावर माइनस एन है, तो पलट के हो जाएगा बी अपॉन ए की पावर प्लस एन। ये अब इसे आप अगर सॉल्व करना चाहो तो बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ए की पावर माइनस एन होगा, बी की पावर माइनस एन होगा। जब ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये नीचे आके प्लस हो जाएगा, फिर हम उसे एक साथ लिख सकते हैं बी अपॉन ए की पावर एन। इसको डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में आप ऐसे लिख सकते हो, टाइम बचेगा आपका। किसी भी नंबर की पावर जीरो है तो वो आपका रिजल्टेंट वन दे देगी। अब देखो ये पूरे की पावर एन है, तो इसको आप पार्ट वाइज कर सकते हो, ए बटे बी की पावर एन और सी अपॉन सी बटे डी की पावर एन। ठीक, तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आपके पास कोई भी दो नंबर है ए और बी, इनका वर्गानुपात आपको निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मतलब कोई भी आपका दो नंबर है 2 3, और इससे आपसे कहा इसका वर्गानुपात, तो आप बोलोगे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस तरीके से। ए और बी दो नंबर है, वर्गमूलानुपात यानी स्क्वायर रूट रेशियो निकालना है, तो अंडर रूट ए रेशियो अंडर रूट बी हो जाएगा। ए और बी का घनानुपात निकालना है, तो ए क्यूब रेशियो बी क्यूब हो जाएगा। क्यूब रूट रेशियो निकालना है, घनमूलानुपात निकालना है, तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ए क्यूब रूट बी। ए और बी का व्युत्क्रमानुपात निकालना है, तो 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी, जब क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए। ठीक है, ए और बी का माध्य समानुपातिक क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी। ए बी का तृतीय समानुपातिक क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ए। ए बी सी का चौथा अनुपात क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए। देखो ये आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जैसे ए बी और बी सी होता है। अभी अगर आपके प्रपोर्शन में है तो ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा ए सी बराबर बी स्क्वायर, और सी जो तृतीय अनुपाती होगा वो हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। ये हमारा आ गया। चौथा अनुपात क्या हो जाएगा, चौथे अनुपात के लिए वो चारों रेशियो आपके हैं, दो रेशियो आपके आपस में इक्वल है, यानी ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, क्रॉस मल्टीप्लाई से ए डी बराबर बी सी, तो डी बराबर जो चौथा अनुपात है वो क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए। इस तरीके से आप, ये आपका एक्सपोनेंट मतलब ये आपका एक्सप्रेशन है, प्रॉपर कहते हैं ना एक्सपेंड करके समझाना। बट ये आपके डायरेक्ट फॉर्मूले। अब इस लेक्चर में हम प्रॉपर डिस्कशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सीधे आपका कौन से फॉर्मूले पे आपको ध्यान देना है जो आपके क्वेश्चन को आसान करेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज में। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में आपके प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट है। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस। देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला बेसिक, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। आप सीधे सीधे देख सकते हो, यहाँ सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट होगा, या और जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो लॉस होगा। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100%। लॉस परसेंटेज कैसे निकालोगे, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। फिर एक आता है प्रभावी लागत मूल्य यानी इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस। मतलब आप जब कोई भी चीज खरीदते हो उसके बाद आप उस पर कुछ खर्चे कर देते हो, जैसे उस पर आप पेंट करा रहे हो, उसे आप रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, उसे आप लोडिंग चार्ज, उसे आप इधर से उधर ले जा रहे हो, तो जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होता है आपके कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ता है, और जो बनता है इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस यानी प्रभावी लागत मूल्य। ठीक, उसके बाद डायरेक्ट आपके सीपीएसपी के कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लो आपने कोई चीज खरीदी है और 15% के लाभ पर बेच रहे हो, 15% प्रॉफिट पे आप उसे सेल कर रहे हो, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100। इसी फॉर्मूले को सीपी के टर्म में लिख दिया, तो सीपी इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस लाभ परसेंट इंटू एसपी हो गया। ठीक है, जब लॉस होता है तो उसको ऐसे लिखा जाएगा, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन में 100। अच्छा, जब अंकित मूल्य की बात होगी तो हमारा सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, मार्किंग प्राइस माइनस डिस्काउंट करके आएगा, और डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन मार्किंग प्राइस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एसआई और सीआई में। सेलिंग प्राइस सॉरी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। साधारण ब्याज का बेसिक कॉन्सेप्ट है, साधारण ब्याज का बेसिक फॉर्मूला है पीआरटी अपॉन 100, और जब टोटल अमाउंट आपको निकालना होगा तो वो हो जाएगा पी यानी मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है सीधे ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन, और अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, क्योंकि ये चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला होता है ए, तो आप टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल आप घटा दोगे। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज का इस तरीके से भी यूज होता है, मान लो कोई शहर है उसकी जनसंख्या पी है, या उसकी जनसंख्या 1 लाख है, और वो क्या कहते हैं कंटिन्यू हर साल 10% की दर से बढ़ती है, तो उसमें भी आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे आपको डाउट्स में भी कराए, आप उसे अच्छे से देखिएगा जरूर। नेक्स्ट,
इसके बाद आते हैं गति, समय और दूरी, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के कॉन्सेप्ट पे। बहुत बच्चे अभी भी ये कॉन्सेप्ट कर पूछते हैं कि सर हम इसकी यूनिट को कैसे चेंज करेंगे। बेटा, अगर आपकी कभी भी यूनिट दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में आपका डेटा दे रखा है, आपको मीटर पर सेकंड में यूनिट लानी है, यानी छोटी यूनिट में लाना है, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपकी मीटर पर सेकंड में दी गई है और आपको किलोमीटर पर आवर में लेके आनी है, तो आपको क्या करना होगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। औसत गति जब आपको निकालनी है, एवरेज स्पीड, तब आपका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ, अगर ऐसा है कि आप ए से बी पॉइंट पे जा रहे हो S1 स्पीड से और बी से फिर ए पॉइंट पे आ रहे हो S2 स्पीड पे, मतलब अगर आपकी डिस्टेंस दोनों केस में इक्वल है, तो आप एवरेज स्पीड के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, 2S1 S2 अपॉन में S1 प्लस S2। ठीक है, ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आते हैं ट्रेन पे। ट्रेन के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, यदि L मीटर लंबाई वाली रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंबे को T सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई जो दूरी है वो क्या होती है, रेलगाड़ी की लंबाई होती है। सिंपल फॉर्मूला लगाओगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, जो रेलगाड़ी की लंबाई है, टाइम आपका गिवन होगा, स्पीड आपका गिवन होगा। ठीक है, आपके बेसिक एक फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी से आपकी सारी चीजें चलती रहती है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे, यदि L मीटर लंबाई वाली एक रेलगाड़ी P मीटर लंबाई वाले पुल या प्लेटफॉर्म को T सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है। देखो, अगर रेलगाड़ी किसी भी सिंगल लाइन मतलब किसी भी पोल, खंबे, पर्सन को क्रॉस करती है, तो उसकी कोई लेंथ नहीं है, जो ट्रेन की लेंथ है वही आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। अगर ट्रेन किसी भी पुल, प्लेटफॉर्म, ब्रिज को क्रॉस करती है, तो ट्रेन की लेंथ के साथ साथ पुल या प्लेटफॉर्म को भी लेंथ को ऐड किया जाता है उसकी डिस्टेंस बनाने के लिए। ठीक है, जब एक रेलगाड़ी किसी अन्य रेलगाड़ी या गतिशील वस्तु को पार करती है, तो तय की गई दूरी उनकी लंबाइयों के योग के बराबर होती है तथा गति सापेक्ष गति के बराबर होती है। मतलब अब एक रेलगाड़ी है, ठीक, वो इधर से जा रही है, दूसरी रेलगाड़ी इधर से आ रही है, इसकी लंबाई स्मॉल ए है, इसकी लंबाई स्मॉल बी है। तो लंबाई की अगर बता रहा हूं मैं, अगर आप लंबाई की बात करोगे तो लंबाई भी ऐड हो जाएगी। अगर गति की बात करोगे तो गति में ये ध्यान रखना है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो आ रही है, तो उनकी स्पीड ऐड हो जाएगी। चलो अगर हम यहाँ पे मान लो AS और BS स्पीड मान लेते हैं, तो सापेक्ष गति में क्या होगा, स्पीड ऐड हो जाएगी जब दोनों विपरीत दिशा में। जब सेम दिशा में तो क्या हो जाएगा, सापेक्ष गति आपकी क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। हमने मान लिया इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, तो डिस्टेंस में जो है टोटल क्या हो जाएगा, लेंथ 1 प्लस लेंथ 2। ये ध्यान रखना। ठीक है, ये क्विक रिवीजन वीडियो है कि आप सारे फॉर्मूले को बस रिवाइज कर लें फटाफट। उसके बाद बात करते हैं धारा वाले क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब स्ट्रीम वाले, नाव वाले। यदि कोई व्यक्ति तैराक नाव या जहाज धारा के विपरीत दिशा में चलता है, तो उसे धारा के विपरीत यानी प्रतिकूल कहा जाता है। धारा के विपरीत का मतलब ये हो गया कि धारा आपकी इधर बह रही है और आप धारा के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो। ठीक, यदि कोई व्यक्ति नाव धारा के साथ दिशा में चलता है, तो उसे अनुप्रवाह कहा जाता है। यही आपकी धारा का प्रवाह है और आपकी जो बोट है उसका प्रवाह भी इधर ही है। ठीक, तो अगर आप धारा के साथ बह रहे हो तो सीधी सी बात है आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। तो धारा के साथ गति क्या हो जाएगी, x प्लस बाई, और धारा के अपोजिट अगर आप कर रहे हो तो फिर क्या हो जाएगी, x माइनस बाई हो जाएगी, यानी धारा के प्रतिकूल अपोजिट डायरेक्शन में आप चल रहे हो। नेक्स्ट, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 8, बीजीय व्यंजक और सबसंख्याएं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज पे। तो देखो, बिल्कुल बेसिक क्लास 6 वाली a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, ये बेसिक जरूर है लेकिन इनका यूज बहुत होता है अभी भी। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। उसको हम कॉमन ले लेंगे तो सीधे सीधे ये लिख दोगे, एक्स प्लस बी डायरेक्ट आप ये फैक्टराइजेशन के लिए यूज कर सकते हो। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x/z, उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और ये फॉर्मूले से रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको आना चाहिए, ए माइनस बी का होल क्यूब आना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आना चाहिए। ठीक, इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये आपको हम लोग गेस्ट पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं कि ए प्लस 1/a का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। ठीक है, अब 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, अब 3ab इसलिए लिखा गया क्योंकि 3 के बाद आपने ab के लिए a लिखा और b के लिए 1/a, ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसीलिए सीधे ये लिख दिया गया है क्योंकि 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी की जगह a प्लस 1/a हो गया। ऐसे ही आपकी ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, उसके बाद एक चर की रैखिक समीकरण में कुछ नहीं है, आप जो गेस्ट पेपर में क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, आपको x की वैल्यू निकालनी है उसमें। अब आते हैं चैप्टर नंबर 10, लाइंस एंगल्स वाले में। क्या है, एन भुजाओं वाले बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग। तो आंतरिक कोणों का योग का सीधे फॉर्मूला लिख सकते हो, n माइनस 2 गुणा 180। ठीक है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 4 समकोण यानी 360 डिग्री होता है। समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण अगर आपको निकालना है तो n माइनस 2 गुणा 180 बटे में n कर दोगे। ये फॉर्मूला भी सही है, ये बात तो वही है। अब 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा,
n-2 इंटू 180 अपॉन n हो जाएगा। n बहुभुज वाले नियमित बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 360 डिग्री अपॉन n। ये जो क्वेश्चन है ना, जहाँ पे मैं स्टार बना रहा हूँ, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं और गेस्ट पेपर में कराए भी जाते हैं। डायगोनल निकालने का फॉर्मूला जो आपके हमेशा याद होना चाहिए, किसी बहुभुज की बजाय n है तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी, n(n-3/2) होगी। नेक्स्ट, अब जो आपके क्वाड्रिलेटरल है उनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी, सम्मुख भुजाएं बराबर, सम्मुख कोण बराबर, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो, विकर्ण बराबर नहीं होते, ये ध्यान रखना, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, 4 डायग्राम दे देगा और कहेगा विकर्ण किसके बराबर होते हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि किस 3 के बराबर नहीं होते हैं या किस 1 के बराबर होते हैं। ठीक। पतंग, समान भुजाओं के 2 जोड़े, यानी काइट आपकी इस तरह की होती है। ठीक है, डाउट में भी क्वेश्चन आया था। इसमें क्या है, एडजेसेंट साइड के पेयर इक्वल होते हैं, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। जो इसके डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर विभाजित करते हैं, और जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं होते हैं। मतलब जो डायगोनल ये होते हैं ये एक दूसरे को कटते तो 90 डिग्री पे हैं, बट इक्वल नहीं है इनकी लेंथ। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, प्रत्येक अंतःकोण यानी प्रत्येक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का होता है, डायगोनल इक्वल होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री में समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। आयत की बात करोगे, समबाहु भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण बराबर होते हैं, प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज की भुज, चारों भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते, भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसमें आपका ना रोम्बस होता है ना, वो इस तरीके से होता है। अब उसमें जो आपका ये एक साइड होती है, वो इस जैसे पूरा डायगोनल मान लो D1 है, तो ये आपका हो जाएगा D1/2, ये भी हो जाएगा D1/2, ये हो जाएगा D2/2, ये हो जाएगा D2/2, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कराए भी हैं और डाउट्स में भी आपको बताया। अब आते हैं समतल आकृतियों के क्षेत्रफल पे। त्रिभुज का परिमाप a प्लस बी प्लस सी, और त्रिभुज का क्षेत्रफल जनरल होता है 1/2 गुणा b गुणा h। अगर आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सॉरी, अगर आपका स्केलेन ट्रायंगल है, यानी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, तीनों साइडें अलग अलग है, तो आप हीरोन का यूज कर सकते हो, हीरोन फार्मूला का। यहाँ पे आप पहले स्मॉल s से क्या करोगे, इनका हाफ पैरामीटर निकालोगे, a प्लस बी प्लस c/2, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर दोगे फॉर्मूले में। ठीक है। समकोण त्रिभुज का परिमाप b प्लस h प्लस d, परिमाप इस तरीके से मान लो ना, प्लस प्लस डी इसलिए कर दिया, जैसे ये हाइपोटेनियस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया। ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी है, अगर मान लो, अगर हम इसे इस तरीके से करें, तो ये h हो गया, ये b हो गया, ये d हो गया, तो परिमाप के लिए तो तीनों चीजों को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप क्षेत्रफल निकालोगे तो 1/2 बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी, क्योंकि हाइट क्या है, परपेंडिकुलर होनी चाहिए ना, वही तो हाइट होती है बस। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a, क्षेत्रफल √3/4a², ऊंचाई √3/2a, h हो जाएगा आपका एल्टीट्यूड। समचतुर्भुज का परिमाप 4a, क्षेत्रफल हाफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। समचतुर्भुज का जो आपका पैरामीटर होता है और एरिया, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और गेस्ट पेपर में क्वेश्चन की भर भर के प्रैक्टिस भी कराई गई है आपको। समतल आकृतियों के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ प्लेन फिगर। समलंब का परिमाप, चारों भुजाओं का योग, ठीक है, इसका इस पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं आपका। क्षेत्रफल होता है 1/2h a प्लस b, ये आपका हो गया समलंब यानी ट्रेपेजियम। अब समांतर भुजाएं, एक की लेंथ है a और दूसरी पैरेलल भुजा की लेंथ है b, ठीक है, और ये आपकी हो जाएगी हाइट h, जो भी गिवन हो, जो भी आपकी डेटा हो, तो फॉर्मूला लगता है 1/2 गुणा हाइट और समांतर भुजाओं का योग यानी a प्लस बी। वृत्त की परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr²। अर्धवृत्त की परिधि में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्या सोचते हैं कि जब वृत्त की परिधि 2πr है तो अर्धवृत्त की परिधि क्या कर देते हैं, सीधे 2 से डिवाइड कर देते हैं ना। वृत्त तो ये हो गया, इसकी परिधि 2π हो गई। अर्धवृत्त की परिधि जो है, जब आप ऐसे हाफ करते हो तो ऐसा नहीं कि इसे सिर्फ पाई लिख दो, अर्धवृत्त आपका ये होता है, तो जो ये राउंड वाली, ये जो राउंड वाली जो डिस्टेंस है, ये तो आपकी हो गई πr, बाकी ये जो डाया है इसको भी तो ऐड करोगे, तो वो हो जाता है क्या, πr प्लस d, आपका क्या होता है, परिधि हो जाती है, और d को 2r लिख देते हैं। हाँ, क्षेत्रफल सीधे सीधे हाफ हो जाएगा, हाफ πr²। अब आते हैं वॉल्यूम पे। घनाभ का जो वक्र क्षेत्रफल होता है वो होता है 2h l प्लस बी, संपूर्ण प्रस्थ होता है 2lb प्लस bh प्लस hl, आयतन होता है lbh, विकर्ण होता है अंडर रूट में l² b² प्लस h²। घन का क्या होता है भाई, वक्र क्षेत्रफल 4a², संपूर्ण प्रस्थ 6a², आयतन a³। नेक्स्ट, लंबवृत्तीय बेलन। बेलन में देखो, ये तो हाइट हो गई, ये रेडियस हो गई। अगर सिर्फ वक्रपृष्ठ की बात करते हैं तो इस वाले पार्ट की बात करते हैं जो होता है 2πrh, और इसी में अगर आप संपूर्ण पृष्ठ की बात करोगे तो ये वाला πr², ये वाला π² ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2πr r प्लस h। एक्चुअल बात तो यही है, 2πrh
प्लस 2πr²। तो इसमें 2πr कॉमन ले लोगे तो संपूर्ण पृष्ठ ये बन जाएगा। आयतन होता है πr²। लंबवृत्तीय शंकु, उसमें भी देखो यही होता है। ये आपका शंकु है, ठीक। ये आपका हो गया रेडियस, ये आपकी हो गई हाइट, और ये आपकी हो गई तिर्यक ऊंचाई एल। तो जब आपसे वक्र पृष्ठ की बात करी जाती है तो इसका होता है πrl, ये रहा। संपूर्ण पृष्ठ की बात करी जाती है तो πrl होता है, और संपूर्ण पृष्ठ में ये भी काम हो जाता, ऐड हो जाता है πr² बेस एरिया। तो आपका फॉर्मूला ये बन जाता है आयतन 1/3 πr²h। तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं? √r² प्लस h² से। गोला, संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr² और आयतन होता है 4/3 πr3। गोलार्ध का वक्र पृष्ठ 2πr², संपूर्ण पृष्ठ 3πr², आयतन होता है 2/3 πr3। ठीक। नेक्स्ट, पाई चार्ट। पाई चार्ट में देखो दो चीजें होती हैं। पाई चार्ट में जो भी आपका टोटल डेटा दिया गया है, या तो वो आपका 100% में डिवाइड होगा, भाई आपका पूरा पाई चार्ट गिवन है इस तरीके से वेक्टर फॉर्मेट में ये। इसमें जो भी ए बी सी डी ई जो भी वैल्यू दी होगी, वो कोई 20%, कोई 30%, ठीक है, 20-20-50, 20-20-50, 50 मान लो, ये 30-80, मतलब एक जनरल वैल्यू मैंने लिख दी, 30-20-50-30-80, ये 10-10 हो जाएगी, ठीक। तो अब आपको टोटल 100% की वैल्यू भी दे सकता है। उसके बाद वो आपसे सी की वैल्यू पूछ सकता है कि भाई 100% की वैल्यू दे दी, मान लो 36,000, फिर वो आपसे सी की वैल्यू पूछा है तो आप पहले 1% की वैल्यू निकालोगे, फिर यहाँ से 30% की। डी मतलब डी 30% है तो डी की 30% की, सी पूछे तो 20% की। या फिर आपका पाई चार्ट जो है वो डिग्री में वैल्यू दे देगा डेटा इस तरीके से कि भैया ये आपके ये स्कूल के बच्चे हैं जिनकी वैल्यू है 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 80 डिग्री, ठीक है, ये आपकी 100 डिग्री, 8 6 14, 140, 140 और 240, 240, 8 6 14, 140 और 100, 240, 240 और 100, 340 में से 10 गया 330, ये हो गया 30 डिग्री। क्यों? जब पूरी डिग्री, भाई पूरा कंप्लीट एंगल तो किसके बराबर होना चाहिए? 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे मान लो 360 डिग्री की वैल्यू दे दी उसने, 72,000 स्टूडेंट है टोटल। अब ए में कितने स्टूडेंट है तो आप बोलोगे पहले हम 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लें, फिर यहाँ से 90 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लगाते हो पाई चार्ट में। इसके बाद बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1, और प्रोबेबिलिटी इवेंट ना होने की जो वैल्यू है वो होती है 0। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू आती है वो 0 से 1 के बीच में आती है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपके पास 4 ऑप्शन दे दे, ए बी सी डी, और आपसे पूछे कि 0.3, 0.5 और 8/3 और 75/100, इसमें कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है? तो आप बोलोगे देखो ये भी 0 से 1 के बीच में, ये भी 0 से 1 के बीच में, ये भी 0 से 1 के बीच में हो जाएगी जब आप 0.75 लिखोगे। बट ये जो है आपकी 3 दूनी 6, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आ रही, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं मानी जाएगी क्योंकि वो 0 से 1 के बीच में होती है। ये बात ध्यान रखो, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा नहीं आएगी। अच्छा, अगर मान लो कोई प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो किसी की, तो किसी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी आपने निकाली पी है, अगर ना होने की निकालनी हो तो क्या करोगे? 1 में से उसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी। एक सिक्का उछालने में, आप एक सिक्के को उछालते हो, उसके 2 आउटकम आते हैं, हेड या टेल। अगर 2 सिक्कों को उछालोगे तो भैया हो सकता है एक बार में दोनों हेड आ जाए, एक बार हेड एक टेल आ जाए, एक बार टेल एक बार हेड आ जाए, या फिर दोनों टेल आ जाए। तो ये सारे बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जिन्हें आपको रिवाइज करते रहना चाहिए। जब दो पासे देखो, जब एक पासा फेंकोगे तो सिर्फ टोटल 6 आउटकम आएंगे, 1 2 3 4 5 6। जब आप 2 पासे फेंकोगे तो आपके पास टोटल आउटकम हो जाएंगे 6 × 6 36, और ये पूरी टेबल है कि भैया पहले पासे पे 1 आएगा, दूसरे पे भी 1, फिर पहले पे 1 आएगा, दूसरे पे 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से टोटल 36 आपके आउटकम्स होते हैं। ये है आपके ताश के पत्ते का स्ट्रक्चर कि टोटल 52 आपके ताश के पत्ते होते हैं। उसमें फिर आपके डिवाइड होते हैं 26 रेड, 26 ब्लैक। उसमें से 26 में से भी आपके डिवाइड होते हैं, 13 जो होते हैं पान के पत्ते होते हैं, 13 जो होते हैं ईंट वाले पत्ते होते हैं। फिर ब्लैक में 13 जो होते हैं आपके हुक्म के होते हैं, 13 जो होते हैं आपके चिड़ी के होते हैं। फिर 13 में से फेस कार्ड आपके होते हैं जैक, रानी और राजा। बाकी आपके 13 में से हर कलर के, भाई 3 आपके जैक रानी राजा, मतलब जैक रानी राजा, जैक यानी गुलाम, 3 आपके मतलब 3 फेस कार्ड हो गए ना हर कलर में से। तो हर कलर मतलब हर कलर नहीं, हर टाइप में से, कि भैया चिड़ी के 3, पान के 3, हुकुम के 3 और ईंट के 3, तो 12 आपके टोटल फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। और टोटल पत्ते होते हैं 13। तो 13 में से
आपके 3 तो फेस कार्ड हो गए। कौन कौन से? गुलाम, रानी और राजा। ठीक है। बाकी आपका इक्का हो गया। बाकी दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, छग्गी, 7, 8, 9, 10। तो ये कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 3 फेस कार्ड, तभी टोटल कितने होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। तो ये एक छोटी सी आपके फॉर्मूला को रिवाइज करने के लिए कहते हैं ना फॉर्मूला सीट, वैसे ही आपकी एक छोटी सी वीडियो है, इसको आप जरूर देखिएगा एग्जाम से पहले, वो आपके लिए काफी हेल्प करेगी आपके रिवीजन के लिए।